22 साल पहले शेरावत महल। रात को शेरावत महल के बाहर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हर तरफ काला अंधेरा और एकदम शांति छाई हुई थी, जैसे ये शांति किसी तूफान के आने की पहले की शांति हो। वहीं शेरावत महल के अंदर अंद्राक्ष के कमरे के अंदर दरवाजे पर जोर जोर से किसी ने खटखटाने की आवाज़ आने लगी। वहां पर कोई पहरेदार दरवाजे को जोर से पीटते हुए कहा, हुकुम सा दरवाज़ा खोलिए, हुकुम सा दरवाज़ा खोलिए। इतने कहते हुए ही वो बस जोर जोर से दरवाज़ा पीटते जा रहा था। वहीं कमरे के अंदर दरवाजे से आती आवाज़ों को सुनकर सो रहे अद्रांश की नींद खुली और वो हैरानी से उठते हुए दरवाजे की ओर देखकर खुद से कहा, इतनी रात में कौन है, इतनी जोर से दरवाजे को पीट रहा है। अद्रांश वो इतने सब कुछ कहते हुए उठकर बोल ही रहा था कि बगल में सोई कामाक्षी, उसकी भी इस आहट से नींद खुल गई और वो भी अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठते हुए अद्रांश से कहा, क्या हुआ हुकुम साहब, इतनी रात में कौन है और ऐसी आधी रात को कौन दरवाजे पर है। अद्रांश ने कामाक्षी के सवालों का जवाब देते हुए बोला, हमें भी यही नहीं पता, वो तो जाकर ही पता चलेगा। इतना बोलकर अद्रांश अपनी जगह से उठते हुए दरवाजे की ओर चल दिया और कामाक्षी की नज़र उसी कमरे के एक झूले पर गई जहां पर उसके दो मासूम छोटे जुड़वा बच्चे सो रहे थे, जिनको देखकर कामाक्षी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। तो दूसरी तरफ जैसे ही अद्रांश ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अपने सामने की ओर देखा तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उस वक्त उसके सामने खड़ा आदमी जो खून से लथपथ और जख्मी हालत में था, उस आदमी की हालत को देखकर अद्रांश ने उससे पूछा, ये क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। वह आदमी जो जख्मी हालत में दर्द से कराहते हुए बोला, हुकुम सा महल में हमला हुआ है, किसी ने हम लोगों के साथ गद्दारी की है, क्योंकि हमारे महल के आधे से ज़्यादा पहरेदार, उन सबको किसी ने धोखे से मार गिराया। इतना बोलते हुए उस पहरेदार की सांसें उखड़ने लगी और इतनी देर से उसने जो अपनी सारी ताकत को इकट्ठा कर हुकुम शाह को ये खबर देने आया था, अब उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि थोड़ी देर और भी खड़ा रह पाए। ये सब सुनकर वह आदमी 2-4 कदम पीछे की ओर लुढ़क कर गिरने ही वाला था। अद्रांश जल्दी से आगे आते हुए उसे थाम करके बोला, किसने की ये गद्दारी, वह लोग और किसने हमारे आदमियों को धोखा दिया है। अद्रांश उस पहरेदार से इतना कुछ पूछ ही रहा था कि वो पहरेदार जो अपनी आंखें बंद कर चुका था। ये देखकर अद्रांश की आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लगा। उसने गुस्से से वहीं एक टेबल पर रखा हुआ 100 पीस उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया, जिसकी आवाज सुनकर अंदर से मौजूद कामाक्षी का ध्यान कमरे के बाहर की ओर गया, जिससे सुनकर वो हैरानी से अपनी जगह से उठते हुए जल्दी से कमरे के बाहर आ गई। और जब उसने भी बाहर का नज़ारा देखा तो वह हैरान थी, जहां उस वक्त सामने वो पहरेदार जमीन पर पड़ा था और अद्रांश जो गुस्से से आग बबूला था। ये सब देखकर कामाक्षी पूरी तरह से हैरान थी कि वो जल्दी से अद्रांश की ओर आते हुए उसके गाल पर अपने दोनों हाथ को रखकर अद्रांश से बोली, क्या हुआ हुकुम साहब, कौन था ये पहरेदार, जमीन पर क्यों पड़ा है, आप इतने गुस्से में क्यों हो हुकुम साहब। कामाक्षी इतना कुछ बोल ही रही थी कि अद्रांश गुस्से से कामाक्षी को किनारे करके उस जगह से चलते हुए दीवार पर लगी हुई म्यान से तलवार को निकालकर कामाक्षी को कमरे की ओर पलटकर उससे कहा, आप बच्चों का ध्यान रखिए कामाक्षी, हम कुछ लोगों को सुकून से मौत की नींद सुलाकर आते हैं। इतना कहकर अद्रांश वहां से चला गया। कामाक्षी ये सब देखकर हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिसके बाद वो जल्दी से कामांद्र और चुनमुन के कमरे की ओर चली गई, जहां वो सोते हुए कामांद्र और चुनमुन को उठाने की कोशिश करने लगी। जब कामाक्षी ने जगाया पर कामांद्र और चुनमुन की नींद टूटी। चुनमुन अपनी आंखें मीचते हुए कामाक्षी से बोली, क्या हुआ दीदी, आप इतनी रात को हमारी नींद क्यों खराब करने आ गई। कामाक्षी हड़बड़ाते हुए उसने चुनमुन से कहा, चुनमुन उठिए, ये वक्त सोने का नहीं बल्कि आपके छोटे भाई को, कामाक्ष और अद्रांशी को, आप दोनों की सख्त ज़रूरत है। इस वक्त आप दोनों को उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। वही ये सुनकर कामांद्र ने कहा, क्या हुआ मासा,
क्या हमारे भाई बहन को हम दोनों की याद आ रही है? क्या वो रो रहे हैं? कामांध्र ने कामाक्षी से इतना ही पूछा था कि कामाक्षी ने कहा, हाँ चलिए। इतना बोलकर वे दोनों का हाथ पकड़कर कमरे से ले जाकर अपने कमरे में ले लाकर दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए अपने घुटने के बल बैठकर कामांध्र और चुनमुन से दोनों से बोली, आप दोनों ध्यान से हमारी बातें सुनो। हम आप दोनों को ही कामांध्र और अद्रांशी की जिम्मेदारी सौंप के जा रहे हैं। कुछ देर बाद, जब तक इस कमरे के बाहर से आपको हमारी या आपके बाबा से की पुकारने की आवाज़ ना आए, तब तक इस कमरे के दरवाजे को बिल्कुल ना खोलिएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ या आपके लिए, आपके भाई बहन के लिए कोई मुसीबत आने वाली है, तो हो सके उन दोनों को लेकर आप दोनों यहाँ से भाग जाइएगा। हो सके तो अपने दोनों छोटे भाई बहनों की पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। उन्हें ये खरोच भी ना आने चाहिए। हमसे वादा करिए आप दोनों ऐसा करेंगे। कामाक्षी ने उन दोनों से इतना कुछ कहा ही था कि चुनमुन और कामांध्र ने कामाक्षी को ये बातें सुनकर हैरानी से उसे देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनकी मासा ऐसा क्यों कह रही थी कि जैसा आप उनसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई हो। ये सब सोचकर वो दोनों हैरान हो रहे थे। कामांध्र चुनमुन कामाक्षी की बातों से सुनकर पूरी तरह हैरान थे। तभी कामांध्र ने पूछा, मासा क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? इतनी रात को आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप हमारे दोनों छोटे भाई बहनों को यहाँ से ले जाने की बात क्यों कर रही हो? ये सुनकर कामाक्षी ने कहा, हम आप सबकी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। प्लीज़, हमने आप लोगों को जैसा कहा है वैसा करिए। जब तक हम यहाँ आपके बाबा साहब वापस ना आ जाए, तब तक कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलिएगा। अगर हम दोनों में से किसी को भी बहुत देर हो जाए तो इस जगह को छोड़कर यहाँ से अपने भाई बहनों को लेकर दूर चले जाइएगा, बहुत दूर। इतना बोल कामाक्षी कामांध्र के गालों को अपने दोनों हाथों से थामकर उसके माथे को चूमते हुए बोली, हमसे वादा करिए कामांध्र, आप अपने भाई बहन का एक खरोच भी नहीं आने देंगे और आप हमेशा उनकी हिफाजत करेंगे, उन्हें हमेशा हर मुसीबतों से बचाएंगे। ये सब बोलते ही कामाक्षी की आंखें नम हो गई। वो अपना एक हाथ आगे करके कामांध्र की आंखों में उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। वही ये सब देखकर कामांध्र अपना एक हाथ आगे करके कामाक्षी की हथेली पर रखते हुए बोला, हाँ मासा, ज़रूर, जैसा आपने कहा वैसा ही हम करेंगे। अपने दोनों भाई बहनों को अच्छे से हिफाजत करेंगे और उन्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने देंगे। इतना बोलकर कामांध्र चुप हो गया। ये सुनकर कामाक्षी की आंखों में आए हुए आंसू उसकी आंखों में से दूर होकर उसके गाल से फर्श पर जा गिरे। वो आगे बढ़कर कामांध्र और चुनमुन दोनों को अपने सीने से लगाकर बोली, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। हो सकता है कि आज के बाद बहुत कुछ बदल जाए, शायद इसके बाद ये रिश्ता बचे ना, हमें नहीं पता। एक बात आप दोनों हमेशा ध्यान रखना कि एक औरत भले ही बुरी बन जाए, एक बीवी भले ही विश्वासघात कर ले, एक माँ वो कभी बुरी और धोखेबाज नहीं हो सकती। वो हमेशा अपनी और अपने के लिए जान भी दे सकती है और अपनों की खुशी के लिए किसी की भी जान ले सकती है। हो सकता है आज के बाद हम सब की ज़िंदगी बदल जाए। इतना सब कुछ बोलकर कामाक्षी अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछकर कामांध्र चुनमुन से अलग होते हुए बोली, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, आप दोनों दरवाजे को अंदर से अच्छे से बंद कर लीजिए। इतना बोलकर कामाक्षी उठकर उस कमरे से बाहर की ओर जाने लगी। वहीं चुनमुन कामाक्षी की साड़ी का पल्लू पकड़कर उससे रोकते हुए बोली, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दीदी, मैं अपने भाई बहनों को अच्छे से ख्याल रखूंगी, आपके हर वादे को अच्छे से पूरा करूंगी। यह सब सुनकर कामाक्षी अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेते हुए चुनमुन से अपनी साड़ी का पल्लू छुड़ाकर उस कमरे से बाहर की ओर जा रही थी। दरवाजे को अच्छे से बंद कर दी और कामाक्षी के जाने के बाद कामांध्र और चुनमुन जो एक नज़र एक दूसरे को देखते हुए झूले की ओर चल दिए, जहाँ पर कामाक्षी और आद्रांशी वो दोनों नवजात बच्चे जो आने वाली तबाही से अनजान बस सुकून की नींद सो रहे थे। दूसरी तरफ महल के बीचों बीच आद्रांश हाथों में तलवार लिए वहाँ पहुँचा तो वहाँ का नज़ारा देख हैरान था।
उस वक्त वहाँ चारों तरफ उसके बॉडीगार्ड खून से लथपथ थे, जमीन पर गिरे पड़े थे, हर जगह खून और गोलियां तलवार सब नीचे गिरे हुए थे। अद्रांश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये महल में हुआ क्या और कौन है वो जिसने आज उससे धोखा देने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आज उसके अपने आदमी ऐसी हालात करेंगे। अद्रांश ये सब देखकर हैरान और गुस्से में आंख बुबूला होता हुआ जा रहा था। तभी महल के दरवाजे से कुछ बॉडीगार्ड जो हाथों में तलवार लिए महल में दाखिल हो, जो अद्रांश पर हमला करने के लिए आए थे। यह सब देखकर अद्रांश अपनी तलवार को कस कर पकड़ते हुए गुस्से में खुद से कहा, जो भी बस एक बार हमारे सामने आ जाए उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना कुछ बोल के वह अपने दुश्मनों को फिर से वार करने लगा। तभी अचानक किसी ने जोर से उसके सिर पर वार किया, की वजह से अद्रांश के हाथों से उसकी तलवार छूट गई। सर पर किए गए वार की वजह से दर्द से कराहते हुए अद्रांश ने अपने सिर पर हाथ रखकर जब पीछे की ओर मुड़कर देखा, पीछे खड़े लोगों को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उस वक्त जहां पीछे उसके महल के मेन दरवाजे की तरफ कई सारे बॉडीगार्ड खड़े थे, वहीं उन्हीं सबके बीच अद्रांश के वो दुश्मन जो आज उसके सामने उसके छत के नीचे खड़े थे, जिनमें वो लोग कोई और नहीं बल्कि अधिराज, अभय और सौदामिनी ये सब थे। सबको देखकर अद्रांश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अपने सामने उन लोगों को देख अद्रांश का गुस्सा इतना बढ़ता जा रहा था कि उसे उस वक्त अपने सिर पर लगी चोट की वजह से दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। तो बस अपनी जलती हुई लाल आंखों से अपने सामने खड़े बस उन तीन लोगों को घूरे जा रहा था, मानो जैसे वो अभी जाकर उन तीनों की जान ही ले लेगा। अद्रांश अपने सामने खड़े उन तीनों को घूर ही रहा था कि सामने खड़े अभय अद्रांश की ऐसी हालत देखकर चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लिए अपने कदमों को अद्रांश की ओर बढ़ाते हुए तिरछी मुस्कान से हंसते हुए, क्यों, क्या हुआ अद्रांश सिंह शेरावत? हमें देखकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई? इतना बोलकर अभय ठहाके मार के जोर जोर से हंसने लगा। वहीं उसके साथ उसके पीछे खड़ी अधिराज और सौदामिनी देवी भी थी। अद्रांश हैरानी से अपने सामने मौजूद चेहरे को देख ही रहा था कि तभी उसे अपने कंधे पर पीछे एक हाथ महसूस हुआ। जब वो पीछे की ओर मुड़कर देखा, उस वक्त उसके पीछे लुटेरी जोगन खड़ी थी, जो उस वक्त अद्रांश को वहां पर देखकर उससे बोली, क्या हुआ गुमसा, इतनी रात हो गई, अभी तक सोए नहीं हैं आप? अद्रांश लुटेरी जोगन के सवाल को सुनकर अपनी होश में वापस आया और जब उसने अपनी नजरें चारों ओर घुमाकर देखा तो उस वक्त वो अपने कमरे की बैल्कनी में खड़ा था, जहां वो खड़े खड़े अपने अतीत को याद करने लगा था, वो जो उसके लिए बहुत दर्दनाक था। ये सब याद आते ही अद्रांश लुटेरी जोगन के हाथ को पकड़कर उससे झटकते हुए बोला, हमसे दूर रहिए आप, और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? क्या हमें आपको बार बार ये याद दिलाना पड़ेगा? इतना बोलकर अद्रांश बालकनी से कमरे की ओर चल दिया। लुटेरी जोगन अद्रांश का पीछा करते हुए उसके कमरे में आकर उससे बोली, हाँ पता है हुकुम साहब, आपको हमें ये बात बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अच्छे से सब पता है, पर हम भी बस आपको एक बात और याद दिला देना चाहते हैं कि हम आपकी पत्नी हैं। हमारा पूरा हक है आप पर, इस कमरे पर, आप पर, जो शायद आप भूल चुके हैं। हम तो बस आपको इतना याद दिलाने आए हैं कि रात बहुत हो गई है, सो जाइए। इतना बोलकर लुटेरी जोगन उस कमरे से बाहर चली गई। वहीं अद्रांश भी उसके जाने के बाद कमरे की लाइट बंद करके अपने बेड पर लेट गया। उस वक्त उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी, कि आंखें पूरी तरह लाल थी। वो बस छत